प्यारे प्यारे बच्चों, डीपी सिंह क्लासेस प्रयागराज में अभी जो गोल्डन और प्लेटिनम टेस्ट सीरीज 8 हुआ था 1 दिसंबर को, तो उसका सलूशन आज कराएंगे, जिसमें कि फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस थे और जो उसका सिलेबस था वो था बेटा वर्क पर एनर्जी एंड सर्कुलर मोशन। तो इसमें जो 45 क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे तो इसमें आप लोगों को 2 टॉपिक के क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो एक तरह से क्वेश्चन सामने आते जाएगा और सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं, जिससे कि जो भी आपके मिस्टेक्स टेस्ट में हुए हों वो आपका क्लियर हो जाए और उसका एनालिसिस आप कर सकें, समझ सकें, और जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं वो भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ओके, और स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखो टेस्ट नंबर पार्ट इसका फर्स्ट है। आज 30 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कराए जाएंगे, 15 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में अपलोड कर देंगे, है ना। 8वां टेस्ट है बेटा, देखो 8वां टेस्ट। यह है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फोर्स दिया हुआ है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4j कैप। ये बेटा 4j कैप नहीं, ये k कैप होना चाहिए यहाँ पर, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेना है। और बॉडी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे डिस्प्लेस हो रहा है, तो वार्डन पूछ रहा है, तो ऐसे में फोर्स दिया हुआ है। ओके, फोर्स का वैल्यू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल लो, है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना कितना आसान, बॉडी ए से कहाँ तक जा रहा है, बी तक, तो यहाँ से आप निकाल लो बेटा ए बी वैक्टर। और ए बी वैक्टर कैसे आएगा, बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, तो -2 -8 मिलके आ गया कितना, -10i कैप, 0 -2 तो ये हो जाएगा +2 +2j कैप, 6 -3 तो 6 में से जब -3 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 9k कैप। अब हम लोग को चाहिए वर्क डन। ओके, तो अगर वर्क डन फाइंड करना है तो सबको पता है कि जो वर्क डन होता है ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है बेटा, डॉट प्रोडक्ट। तो आ जाएगा 3 इंटू -10 इज -30, डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लो, -2 इंटू +2 तो ये हो जाएगा -4, और यहाँ से 4 इंटू 9 प्लस कितना आ गया बेटा 36, तो यहाँ से 6 बचा, और ये 34 प्लस 36 दैट इज ये आ जाएगा बेटा +2, है ना, +2 यूनिट का वर्क डन आ जाएगा। अब यहाँ पे जूल नहीं लिखा है, यूनिट लिखा है ना, तो यहाँ पे 2 यूनिट का वर्क डन। तो इसमें क्या आपको सीखना था कि अगर कोई पार्टिकल एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है तो कैसे उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फाइंड किया जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जब आ गया तो क्या आ गया, वर्क डन आ गया। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डॉट प्रोडक्ट से वर्क डन, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट हमेशा कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्लियर, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट x ऑफ द पार्टिकल फॉर टाइम t, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है देखो टाइम पर डिपेंड है। व्हाट इज द वर्क डन इन द फर्स्ट 6 सेकेंड, फर्स्ट 6 सेकेंड का वर्क डन पूछ रहा है। ओके, तो आप देखो t इज इक्वल टू दिया है √x + 3, तो यहाँ सब क्या फाइंड कर लो, √x इज इक्वल टू t - 3 स्क्वायर कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा t - 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x इज इक्वल टू, इसका जो होल स्क्वायर आएगा कितना आएगा, t² + 9 - 60। अब यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर लो, dx/dt से वेलोसिटी फाइंड कर लो, यह आ जाएगा 2t - 6, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो आओ नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वेलोसिटी आ गया
2t माइनस 6। अब फर्स्ट 6 सेकेंड में वर्क डन चाहिए तो पुट पहले t इक्वल टू 0 पुट कर दो तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड, बोला ना, 0 पुट कर दो। फिर t इक्वल टू 6 पुट कर दिया जाए तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, और 6 × 2 12 -6 ये आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब अगर वर्क डन फाइंड करना है तो लगा दो बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा? वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस u²। तो ये आ गया बेटा हाफ m फाइनल वेलोसिटी 6 का स्क्वायर 36, इनिशियल वेलोसिटी -6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। ओके, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से बेटा ये सॉल्व हो गया और आंसर इसका देखो 0 आएगा, है ना, बी ऑप्शन। तो किससे सॉल्व हुआ? वर्क एनर्जी थ्योरम से। अब हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एन इलास्टिक स्प्रिंग ऑफ अनस्ट्रेस्ड लेंथ L एंड फोर्स कांस्टेंट K इज स्ट्रेस्ड बाय स्मॉल लेंथ x। स्प्रिंग को x एक्सटेंशन करा दिया, इट इज फर्दर स्ट्रेस्ड बाय अनदर स्मॉल लेंथ y। पहले x एक्सटेंशन कराया फिर y एक्सटेंशन कराया, तो वर्क डन इन द सेकेंड स्ट्रेचिंग, यानी फर्दर जो स्ट्रेचिंग हुआ है बेटा, है ना, फर्दर, ये फर्दर वाला वर्क डन पूछ रहा है। तो आप पहले क्या करो, इनिशियल वर्क डन फाइंड कर लो। तो इनिशियल वर्क डन W1 होगा और ये होगा स्प्रिंग की एनर्जी हाफ के, अब पहले एक्सटेंशन x है तो x² हो जाएगा। फिर फाइनल इसका वर्क डन फाइंड कर लो बेटा, तो फाइनल वर्क डन W2 हो जाएगा और ये हो जाएगा हाफ के। अब बाद में एक्सटेंशन जो है एक्स्ट्रा y और कर दिया, तो पहले x और y मिल के टोटल एक्सटेंशन कितना हो जाएगा x + y का होल स्क्वायर। तो हम लोग को फाइंड करना है फर्दर वाला, केवल y एक्सटेंशन का वर्क डन। तो एक तरह से हम लोगों को दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है, डेल्टा W फाइंड करना है। तो फाइनल टोटल में से इनिशियल क्या कर देना है, देखो माइनस कर देना है। तो जब इसको माइनस करोगे तो देखो हाफ के कॉमन हो गया, अब ब्रैकेट में x + y का होल स्क्वायर और माइनस x²। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो फर्दर एक्सटेंशन का जो वर्क डन है यह है कितना, हाफ के इन ब्रैकेट यहाँ से इसका होल स्क्वायर कर लो, तो x + y का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा x² + y² प्लस 2xy माइनस x² है, x² से x² कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से फर्दर एक्सटेंशन का जो वर्क डन आ गया, ये देखो आ गया हाफ के, और यहाँ भी y है यहाँ भी y है, y आप ले लो बेटा कॉमन, तो बच जाएगा कितना 2x + y, है ना। फर्दर एक्सटेंशन का जो वर्क डन है ये इसका आंसर है। स्प्रिंग का क्वेश्चन है, देखो 2x + y, कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? देखो ये हाफ के y कॉमन है, 2x + y, डी ऑप्शन इसका सही है। ओके, ये क्लियर आंसर दिख रहा है। स्प्रिंग का क्वेश्चन है, फर्दर एक्सटेंशन का वर्क डन पूछ रहा है। तो पहले इनिशियल वर्क डन निकाल लिया, बाद में टोटल वर्क डन निकाल लिया, टोटल में से इनिशियल माइनस कर दिया, तो फर्दर y एक्सटेंशन का वर्क डन आ गया। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉडी ऑफ मास m3 kg अंडर ए फोर्स कॉजेस ए डिस्प्लेसमेंट, है ना, देख रहे हो डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है s = t² / 3 द वर्क डन बाय द फोर्स इन 2 सेकेंड। तो क्या करो ना, इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी फाइंड कर लो, ds/dt से वेलोसिटी फाइंड कर लो।
तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और 3 नीचे पड़ा रहेगा। ओके, अब आप क्या करो बेटा, 2 सेकंड का चाहिए तो पहले t इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 पुट करो तो 0 आ जाएगा। फिर t इक्वल टू 2 सेकंड पुट कर दो तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ 2 पुट करो तो 4 अपान कितना आ गया, 4/3 मीटर पर सेकेंड, और मास दिया है 3 kg। तो अब आप फाइंड कर लो बेटा, अब आप फाइंड कर लो वर्क डन, है ना। तो वर्क डन जो आएगा यह आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आ जाएगा हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। ये आ गया बेटा हाफ, मास दिया है कितना 3 kg, फाइनल वेलोसिटी आया है 4/3 का स्क्वायर कर लो, और इनिशियल कितना है 0। ओके, तो यहाँ से आ गया 1/2 × 3 16/9, 3 से 9 कैंसिल हो गया, 2 से 16 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 8/3, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.6 जूल आंसर आ जाएगा, 2.6 जूल, यह 2.6 जूल। ये भी वर्क एनर्जी थ्योरम का ही क्वेश्चन है ना, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाई, देखो पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो इसमें बताना है फोर्स, देखो बताना है ए और बी यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए बेटा जो फोर्स होता है, पोटेंशियल एनर्जी से अगर फोर्स निकालना है तो ये होता है -du/dx, क्लास हमने बताया था, है ना। डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में और माइनस जरूर लगाओ du/dx, और u क्या है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया हुआ है ax² - bx, देखो ये दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से सॉल्व कर लें, डिफ्रेंशिएट कर लो बेटा, माइनस बाहर लगा रहेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया 2ax और -b। ओके, और माइनस अंदर अप्लाई कर दो तो ये प्लस हो जाएगा और आ जाएगा b - 2ax, b - 2ax। ये आंसर दिख रहा है, देखो फोर्स का वैल्यू आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी से अगर फोर्स निकालना है तो इस फार्मूले से फोर्स निकालना चाहिए, बाहर माइनस लगाना जरूरी है ना। ये फार्मूला है फोर्स फाइंड करने का पोटेंशियल एनर्जी से। आओ क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6, एन इंजन पंप ऑफ 1 क्विंटल ऑफ कोल फ्रॉम ए माइन 100 मीटर डीप इन 0.5 सेकेंड, देख रहे हो, है ना। 100 मीटर डीप जो माइन है, खदान है, वहां से 0.5 सेकेंड में 1 कुंतल मास को, कोल को एक पंप है ऊपर ला रहा है ना, इंजन पंप, जिसकी एफिशिएंसी 60% है। तो इस इंजन पंप का पावर बताना है। तो पावर का कितने % यूज हो रहा है बेटा, 60%, और पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन टाइम। ओके, तो पावर फाइंड करना है जिसका 60% यूज करना है, तो यहाँ जाएगा 60/100, वर्क डन के स्थान पर क्या रख देना है mgh/t। तो यहाँ से आ जाएगा पावर का 60% इज इक्वल टू, मास है 1 कुंतल, 1 कुंतल यानी बेटा 100 kg, g का वैल्यू 10, h है 100 मीटर। ओके, देखते हैं h कितना दिया है, 100 मीटर दिया है, और टाइम कितना है, टाइम का वैल्यू भी देखो, टाइम दिया 0.5 सेकेंड, टाइम दिया है 0.5 सेकेंड, तो यहाँ से पावर आ गया, है ना, ये आ गया 1000 × 100। एक काम करो, 1 0 और यहाँ बढ़ा के पॉइंट खत्म कर दो, अपॉन 0.5, और 60 से क्या हो जाएगा डिवाइड, और 100 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड, है ना। लेकिन यहाँ पर तुमने 1000 किया और 100 का 1000 कर दिया, यानी यहाँ पे 0.5 नहीं रहेगा,
ये केवल 5 हो जाएगा। बस इसी को अब सॉल्व कर लो, आंसर किस में आएगा, वाट में। ओके, वाट में आंसर आएगा, लेकिन आंसर किलो वाट में दिया है। तो आप क्या करो, इससे इसको कैंसिल कर लो और इसको लिख दो 1000 इंटू 10/30, और ये जो 1000 है ये इसको क्या बना देगा बेटा, किलोवाट। अब देखो 1 0 ये भी कैंसिल हो गया, तो इस हिसाब से आ गया 1000/3 किलोवाट, और 1000/3 नियर अबाउट क्या 330 नहीं आएगा। देखो 330 किलोवाट उसका क्या है, पावर है, जिसका 60% ही यूज हो रहा है, केवल 60% यूज हो रहा है। ओके, देखो ये आंसर है 330 किलोवाट। तो जो पंप के इफिशिएंसी वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये सब तैयार रखना चाहिए आप लोगों को। ओके, आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ग्राफ पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 7, द वर्क डन बाय द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज एज शोन इन द ग्राफ, द टोटल वर्डन इन कवरिंग एन इनिशियल डिस्टेंस 20 मीटर। अब देखो गलती क्या करोगे, यहाँ का जो वर्डन बेटा आप फाइंड करने चलोगे वर्डन, तो टोटल एरिया फाइंड कर लोगे, जबकि वो 20 मीटर तक का ही पूछ रहा है, यानी इतना ही एरिया फाइंड करना है हम लोगों को। देख लो केवल इतना एरिया, यहाँ तक का वार्डन निकालना है। तो वार्डन इज इक्वल टू, सबको पता है कि भाई एरिया बाउंडेड होता है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्या, एरिया बाउंडेड। तो एरिया बाउंडेड फाइंड कर ले। तो एरिया फाइंड करोगे तो पहले देखो इतना क्या है, ये ट्रायंगल है, इतना ट्रायंगल है, तो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस इतना एरिया फाइंड करो, ये एरिया। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से देखो 5 से लेके 15 तक ये 10 हो गया, और इंटू ये हो गया 10 प्लस, अब इतना एरिया निकाल लो, ये ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस कितना है 15 से लेके 20 तक 5 इंटू हाइट 10 से लेके 20 तक 10 प्लस ये इतना एरिया है ना, ये इतना एरिया निकालोगे तो देखो ये 5 हो गया, और इंटू हाइट कितना हो गया बेटा 10 आ गया, है ना। तो ये आ गया कितना, 2 से 10 कट गया, तो 5 इंटू 5 25 प्लस 100, यहाँ से कट गया तो ये भी 25 आ गया, अब प्लस 50 आ गया। तो देखो ये 25 मिलके 50, अब 50 प्लस 50 इज 100, और 100 मिलके कितना आ गया बेटा 200 जूल का वर्क डन आ गया। तो चूंकि ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ था, तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया बाउंडेड क्या देता है, वर्क डन। लेकिन जल्दी जल्दी में क्या गलती हो सकता था, तुम पूरा एरिया निकाल लोगे, जबकि एरिया केवल हम लोग को इतना एरिया निकालना था, क्योंकि वो 20 मीटर तक का ही वार्डन पूछ रहा है, यहाँ तक का वार्डन पूछ रहा है, इतना छोड़ देना है। वही अगर 30 तक पूछता तो पूरा एरिया निकालते। और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, ये 8वां क्वेश्चन है। और आप देख रहे हो कि बॉडी पर जो फोर्स लग रहा है, देख रहे हो फोर्स 10x² दिया है, यानी फोर्स क्या है, वेरिएबल है, और 2 मीटर से लेकर के 4 मीटर तक का वार्डन बताना है। तो हमने बताया था कि जब वेरिएबल फोर्स हो, है ना, तो फोर्स वार्डन निकालने का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कीजिए, F/dx फ्रॉम x1 टू x2। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा वर्क डन इज इक्वल टू x1 से लेके x2 तक, यानी 2 से लेके कहाँ तक 4 तक इसका लिमिट चलेगा। फोर्स का फंक्शन रख दो, फोर्स का फंक्शन क्या है 10x² है, तो यहाँ 10 बाहर आ गया, और x का इंटीग्रेशन x³/3 आ गया। 2 से लेके 4 तक इसको इंटीग्रेट लिमिट लगा दो,
तो ये 10/3 ये बाहर आ गया और ये आ गया 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, हाँ 4 क्यूब माइनस 2 क्यूब, तो ये आ गया 10/3 और 64 माइनस 8, ओके। तो ये आ गया देखो 560/3 जूल का वर्डन आ गया, 560/3 जूल, ओ ये आंसर दिया है 560/3 जूल का वर्डन। 9 नंबर क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, a particle is released from height h at a certain height, its kinetic energy is 2 times its potential energy। किसी हाइट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का 2 टाइम्स है, हाइट एंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट इंस्टेंट। देखो बेटा ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक बॉडी को h हाइट से रिलीज किया, यहां पर है ग्राउंड, यहां पे ग्राउंड है और बॉडी को यहां से u बराबर 0 से रिलीज कर दिया समथिंग h हाइट से, और किसी हाइट पर, वही हाइट भी फाइंड करना है, देख रहे हो h डैश, इतने हाइट पर यहाँ की स्पीड v है और यहाँ पर कह रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो यहाँ का स्पीड बताना है और ये हाइट बताना है, दोनों वैल्यू बताना है, ठीक। कुछ क्लियर हुआ? तो अगर यहाँ का स्पीड v मान लें, अच्छा ये कितना चला देखो, h में से h डैश माइनस कर दो तो ये हो गया बेटा h माइनस h डैश, हुआ कि नहीं बोलो। अब यहाँ का स्पीड v है तो काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स है पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया वहाँ का, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया mgh, h के स्थान पे हो जाएगा देखो h डैश, भाई पोटेंशियल एनर्जी के लिए तो हाइट ग्राउंड से मेजरमेंट करते हो ना, h डैश मास से मास कैंसिल हो गया तो v² बराबर आ गया 2g h डैश। अब क्या करूं, दूसरा इक्वेशन बनाओ बेटा, जब ये यहाँ से यहाँ तक आया तो इसका स्पीड v है और कितना नीचे गिरा h माइनस h डैश, तो लगा दो फॉर्मूला v² इज इक्वल टू u² प्लस 2g h माइनस h डैश। तो यहाँ से आ गया v² का वैल्यू रख दो 2g h डैश इक्वल टू 2g h माइनस h डैश। यहाँ से देखो तो 2g से 2g कट गया, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का 2 टाइम्स है, देखते हैं क्या लिखा है, हाँ 2 टाइम्स द पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल का 2 टाइम्स है। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइम्स का, यहाँ 2 टर्म छूट गया है बेटा, देखो 2 छूट गया है, देख रहे हो, ये 2 रहेगा, जब 2 रहेगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, आगे ना 4, और जब यहाँ पे 4 हो जाएगा तो ये वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो ये भी 4 हो जाएगा। अब जब इसे कटेगा तो यहाँ क्या बचा 2, तो 2h डैश बचा ना, देखो 2h डैश बराबर h माइनस h डैश, इस तरह से 2h डैश इक्वल टू h माइनस h डैश, 3h डैश इक्वल टू h, यानी वो सर्टन हाइट कितना आ गया, देखो h/3, और जब ये वैल्यू आ गया तो ये वैल्यू अब तुम यहाँ पर रख दो, है ना, यहाँ पर ला करके वैल्यू पुट कर दो इस वाले में, देखो h डैश का वैल्यू तो स्पीड आ जाएगा, तो v² इज इक्वल टू 4g h डैश, तो आ गया 4g और h डैश के स्थान पे आ गया बेटा h/3, ये आ गया v इक्वल टू 2√/gh/3,
ये आंसर आ गया। अब आंसर आप मिला लो, देख लो, ये दिया है देखो, सर्टेन हाइट h/3 और स्पीड है v √g/3। बी ऑप्शन इसका सही है, ये बी ऑप्शन, ठीक है। ये आंसर है 2 √g/3 h डैश इक्वल टू h/3। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन। The momentum of a body is increased by 25%. The kinetic energy is increased by about. मोमेंटम 25% बढ़ा रहा है, तो मोमेंटम होता क्या है देखो, √2m काइनेटिक एनर्जी, तो इसका स्क्वायर कर दो, p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 2mk। तो यहाँ से देखो 2mk बराबर क्या आ गया p स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो ये 25% क्या है 10% से ज़्यादा है, तो इसका फाइंड करने का देखो ट्रिक होता है, डेल्टा k/k × 100 है ना, ये आ जाएगा बेटा 2p + p/10 का होल स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 × मोमेंटम बढ़ा रहे हैं 25%, तो p का स्थान पे 25% रख दो, प्लस यहाँ 25 रख दो, अपान 10 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आ गया कितना 50, अब प्लस 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, और यहाँ 100, तो 625/100 = 6.25, तो आ गया 56.25%। लेकिन ऑप्शन में केवल कितना दिया है 56% का इंक्रीमेंट होगा, है ना, 56.25% आएगा, बट इसमें केवल कितना दिया है 56%। तो इस तरह से अगर काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंजिंग दिया हो, मोमेंटम में परसेंटेज चेंजिंग दिया हो और काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज चेंजिंग पूछ रहा हो, तो इस ट्रिक से आप बड़ा आसानी से वैल्यू निकाल सकते हो। ये देखो ट्रिक है, मोर देन 10% का क्वेश्चन इससे चुटकी बजा के क्या होगा सॉल्व हो जाएगा, मोर देन 10% का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है कि एक ये देखो पेन लगा है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट इसका k है, वही फाइंड करना है, और h हाइट से m मास के बॉडी को ऐसे इस पे रिलीज कर दे रहे हैं। तो चूंकि h हाइट से रिलीज कर रहे हो, तो ये कंप्रेस करके x इसको नीचे कंप्रेस कर दे रहा है, तो कह रहा है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k बताओ। ये देखो प्लेटफॉर्म इज डिप्रेस बाय ए डिस्टेंस x, कंप्रेस कर दिया, ये इनिशियल फिगर है, देखो इनिशियल फिगर है, और ये क्या है फाइनल फिगर है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट k पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में चूंकि सडनली रिलीज किया है उसको, देखो सडनली इसे छोड़ दिया है, हाथ से पकड़ तो लाए नहीं हो, तो ऐसे में इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। देखो पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन द ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी का जो लॉस होगा, नीचे आ रहा है ना ब्लॉक, यही बराबर हो जाएगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी गेन करा दो। अब लास्ट में पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ देखो mg, और कितना ब्लॉक नीचे आया, एक तो h अब प्लस x, तो यहाँ लिख दो बेटा h प्लस x, इतना नीचे आया। और कितनी स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई, देखो हाफ kx² एनर्जी स्टोर हो गई। k का वैल्यू फाइंड करना है, तो k का वैल्यू फाइंड करना है तो 2 इधर चला जाएगा, देखो 2mg ब्रैकेट में h प्लस x, और उधर x² से क्या हो जाएगा डिवाइड, ये आ गया इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। इसमें देखिए 2mg ब्रैकेट में h प्लस x/x², सी ऑप्शन सही है। तो ध्यान दो बेटा, ब्लॉक को h हाइट से गिरा रहे हो, तो h उतना नीचे आया, और फिर इतना देखो x नीचे आया, तो यहाँ से मिला के h प्लस x टोटल ये वैल्यू हो गया, तो वही h प्लस यहाँ रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना था। ओके, आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें हम लोग। आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कंजर्वेटिव सिस्टम इज गिवन बाय, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है x का फंक्शन x² माइनस
3x, देन इक्विलिब्रियम पोजीशन बताना है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या किया जाता है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के जीरो कर दिया जाता है। भाई वहाँ पे फोर्स जीरो होगा तो dy/dx फोर्स ही तो होगा, तो आ जाएगा बेटा 2x - 3। अब इसको इक्विलिब्रियम के लिए जीरो कर दो, तो जीरो कर दोगे तो हो जाएगा बेटा 2x - 3। तो यहाँ से देखो 2x बराबर आ गया 3, तो x = आ गया बेटा 3/2। 3/2 का मतलब कितना आ गया 1.5 मीटर। x बराबर 1.5 मीटर पे इक्विलिब्रियम प्राप्त करेगा। तो देखो 2, 3, 2.5, 1.5 है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिया है, इक्विलिब्रियम का पोजीशन चाहिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कर देना होता है, पोटेंशियल एनर्जी का जीरो कर देना होता है एक बार डिफरेंशिएट करके। और इक्विलिब्रियम का अगर नेचर चाहिए तो उसका सेकंड डेरिवेटिव निकालो। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आएगा तो ऐसे में उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाएगी, और जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी जब सेकंड डेरिवेटिव निगेटिव आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक, तो इसमें केवल क्या पूछ रहा था, पोजीशन। क्वेश्चन नंबर बेटा 13 नंबर क्वेश्चन, ए रॉड ऑफ मास m and length l is made to stand at angle of 60 degree with the vertical. The potential energy of the rod is this position. देखो बेटा, ये कह रहा है कि ये एक रॉड है, यह है रॉड, l इसका लेंथ है, और यहां पे पिवोटेड है। टोटल लेंथ इसका कितना है, l, टोटल लेंथ l है। इसका सेंटर ग्रेविटी यहाँ कहीं होगा, यहाँ इसका सेंटर ग्रेविटी होगा। अब इसको इस पोजीशन से इस रॉड को 60 डिग्री ऊपर उठाने का वर्क देखो पूछ रहा है, इस पोजीशन तक लाने का वर्क डन फाइंड करना है बेटा। वर्क डन ये ऐसे उठ के यहाँ तक आ गया, कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो ऐसे क्वेश्चन में चूंकि क्या है भाई, रॉड में मास पूरे लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका सेंटर मास यहीं पे है, देखो सेंटर ग्रेविटी। तो इसका सेंटर ग्रेविटी कितना ऊपर उठ गया यही आपको देखना है। देखो सेंटर ग्रेविटी यहाँ आ गया, तो कितना ऊपर उठ गया यही अगर एच निकाल ले जाओ तो mgh से इसका क्वेश्चन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। कितना ऊपर उठा इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर ग्रेविटी है, तो ये कितना है, l/2 है। देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये l/2, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये भी तो l/2 है ना। और इसको क्या मान लें, y। अब y का वैल्यू इस ट्रायंगल से आप निकाल सकते हो। y = आ जाएगा l/2, ये बेस है ना, तो l/2 cos 60। तो यहाँ से आ गया l/2 cos 60 का वैल्यू होता है बेटा 1/2, तो कितना आ गया l/4। तो सेंटर मास कितना ऊपर उठा अगर h निकालना है तो l/2 में से y माइनस कर दो, l/2 - y। तो h = आ गया l/2 - y का वैल्यू l/4 = आ गया कितना, l/4। अब वर्डन फाइंड करना है, तो वर्डन का फॉर्मूला होगा बेटा mgh, है ना। तो ये हो जाएगा mg और h के स्थान पर l/4, आंसर आ गया mg l/4, इतना वर्डन होगा। तो चूंकि ये कोई पार्टिकल नहीं है, कोई छोटा सा ब्लॉक नहीं है, रॉड है, रॉड को ऐसे ऊपर उठा रहे हो, तो इसका सेंटर मास देखना पड़ेगा कि कितना ऊपर उठा, और तब जाके क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व। तो देखो आंसर दिया है mg l/4। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बॉडी इज अलाउड टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, इट इज लॉसेस 25% ऑफ इट्स एनर्जी ऑन इम्पैक्ट विद द ग्राउंड, टू व्हाट हाइट विल इट राइज आफ्टर वन इम्पैक्ट। कह रहा है कि एक बॉडी को ग्राउंड पर रिलीज किया, u = 0 से, मास m मान लें। अब कितनी हाइट से रिलीज किया बेटा, 10 मीटर की हाइट से रिलीज किया, और आके यहाँ टकराया। मान लो ये u वेलोसिटी से टकराया, और टकरा करके कह रहा है कि 25% एनर्जी
25% एनर्जी क्या कर रहा है, लॉस कर दे रहा है। तो कितना ऊपर उठेगा, ये तब तक ऊपर उठेगा जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए। तो यही h क्या करना है, ये h 10 मीटर से गिराया और कितना ऊपर उठेगा ये वैल्यू क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो h डैश फाइंड करना है। और टकराने के बाद से 25% एनर्जी क्या कर दे रहा है, लॉस कर दे रहा है। तो अब देखो कुछ स्टूडेंट क्या करेगा ना कि यहाँ के स्पीड निकालने का प्रयास करेगा, फिर यहाँ का स्पीड निकालेगा, फिर इसी में बेटा बच जाएगा। जबकि कितना आसान है, चूंकि अंडर ग्रेविटी बॉडी गिर रहा है। यहाँ पे कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड। और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर का होता है। तो जो टोटल एनर्जी यहाँ की होगी वही टोटल एनर्जी यहाँ की होगी। तो यहाँ की एनर्जी का तो 25% लॉस हो रहा है। तो हम यहाँ की एनर्जी क्यों निकालें भाई, जो वहाँ की एनर्जी हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड 0 है। तो जो एनर्जी है उसकी पोर्शन एनर्जी है, बोलो। और वही एनर्जी यहाँ पे होगी। तो कितनी पोर्शन एनर्जी है, mgh। देखो पोर्शन एनर्जी कितनी है, mgh। और उसके बाद वही एनर्जी यहाँ पे भी टोटल होगी। तो हम यहाँ का ना निकाल के हम यहीं का देख लिए, लेकिन 25% लॉस हो जा रहा है। तो बचा कितना, 75%। तो mgh का है ना बेटा, कहाँ गया, mgh का 75% ही तो बचा। और यही कन्वर्ट होगा अब किस में, अगेन mgh डैश में, क्योंकि टकरा कर कब इस एनर्जी से ये h डैश ऊपर जा रहा है। तो एक लाइन में सॉल्व हो गया। तो देखो mg से mg क्या हो गया, कैंसिल, और ये आ गया h इंटू 75% का मतलब 75/100 इज इक्वल टू h डैश। तो h डैश इज इक्वल टू h, और ये हो जाएगा 3/4। h का वैल्यू है 10 इंटू 3/4 इज इक्वल टू 30/4। और 30/4 का मतलब 7.5 मीटर। इतना ऊपर ये उठेगा। कितना मीटर बेटा, 7.5 मीटर। क्या आंसर दिया है देख लो, देखो दिया है 7.5 मीटर। और इस टेक्निक को नहीं फॉलो करो बेटा उलझ के रह जाओगे, है ना। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व किए थे कि नहीं, कमेंट कीजिएगा। यह है बेटा क्वेश्चन नंबर 15। एक गर्ल इन ए स्विंग, स्विंग मतलब झूला होता है, जो ग्राउंड से मैक्सिमम 2.5 मीटर के ऊपर जा रहा है और मिनिमम 1.5 मीटर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एक गर्ल है जो झूला झूल रही है, स्विंगिंग स्विंग। तो झूला में होता क्या है कि ग्राउंड से ये झूला जो है ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से u बराबर 0 से चलेगा और यहाँ पर आकर के मिनिमम हाइट। अच्छा यहाँ देखो ग्राउंड है, यहाँ पे ग्राउंड है, और यहीं पे जाकर के इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और यही क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये वाली हाइट देखो दिया है h1, h1 होगा 2.5 मीटर, और ग्राउंड से ये देखो मिनिमम हाइट h2 ये दिया है 1.5 मीटर था। एक बार और हाइट देखना क्या दिया है, तो मिस्टेक हो सकता है। मैक्सिमम हाइट 2.5 मीटर, मिनिमम 1.5 मीटर। ओके, तो जब यहाँ से यहाँ तक आया तो कितना नीचे आया, यही हमको तो रिस्पॉन्सिबल वैल्यू है। देखो ये h नीचे आया यहाँ से यहाँ तक आने में, तो तुम h1 में से h2 माइनस कर दो तो h निकल आया। देखो h का वैल्यू आ गया h1 माइनस h2। h1 का वैल्यू है 2.5 माइनस h2 का वैल्यू 1.5 बराबर कितने मीटर आ गया, देखो 1 मीटर वह नीचे आया। अब कोई बॉडी जब u बराबर 0 से चल के h नीचे आता है तो इसकी स्पीड कितनी बनती है, सबको पता है कि स्पीड होता है कितना, √2gh। तो हो गया 2, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 1, तो ये आ गया बेटा √4 इंटू 5 इक्वल टू 2 √5 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड बनेगी। मैक्सिमम कहाँ बनेगा, लोवेस्ट पॉइंट पर, क्योंकि u बराबर 0 से चला और यहाँ आकर के इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ओके बेटा,
अब आ गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे क्वेश्चन नंबर 16 आ गया। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 और सॉल्व करते हैं। वाटर इज फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 100 मीटर। 100 मीटर से वाटर नीचे गिर रहा है एट द रेट ऑफ 100 किलोग्राम पर सेकेंड। द पावर डिलीवर्ड टू द टरबाइन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। जो वाटर है वो टरबाइन पे गिर रहा है, और टरबाइन होता क्या है कि जो वाटर गिरता है तो टरबाइन रोटेट करता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो पावर पूछ रहा है, तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम लगा दो, और वर्क डन को क्या लिख दो, mgh अपॉन टी, यम अपॉन टी बेटा अलग लिख दो, ये दिया है, इंटू जी इंटू एच। एम अपॉन टी का वैल्यू देखो दिया है 100 किलोग्राम पर सेकंड, यूनिट से समझो ना, यूनिट से देखो 100, जी का वैल्यू 10 और एच का वैल्यू 100। तो ये आ गया बेटा 100, और ये किस में आएगा, वाट में। तो ये हो जाएगा 1000, इधर 1000 100, तो 100 किलो वाट ये आ गया, देखो 100 किलो वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यह है 17 क्वेश्चन। फोर्स दिया है पार्टिकल व्हाइल डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलरली टू फोर्स है ना। देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर है, तो x का वैल्यू बताना है। तो बेटा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या कहानी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या 0 नहीं होगा 90 होने के कारण। अब इसका डॉट प्रोडक्ट तुम 0 कर दो, देखो 6 इंटू 2 12, यहाँ से 2 इंटू -3 -6, -3 इंटू -6 प्लस 3x इजकल टू 0, ये आ गया 6 इजकल टू -3x, x इजकल टू कितना आ गया -2। ओके देखो ये सही है। तो चूंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं तो वर्क भी फोर्स भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है, दोनों 90 डिग्री पर हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। वर्क डन 0 हो जाएगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 करके x का वैल्यू फाइंड कर लेना था। क्वेश्चन नंबर 18 जो है बेटा 18 असर्शन रीजन है। वर्क डन बाई आर अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बिटवीन द 2 पॉइंट्स। बहुत सही। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये क्या है, कंजर्वेटिव नेचर का है, और हमने बताया था वर्क ऑन एनर्जी पढ़ाते समय कि कंजर्वेटिव फील्ड में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वही तो ये कह रहा है। और रीजन में क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। यानी असर्शन रीजन दोनों सही है, और रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो बोथ assertion reason are true and reason is the correct explanation of A। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तभी तो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दो प्रकार के फील्ड होते हैं, फोर्सेस होते हैं, सब बताया गया है बेटा। यह है 19 क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास m is suspended by a light string from an elevator। ये लिफ्ट है, इसमें स्ट्रिंग से ब्लॉक सस्पेंड है। द एलिवेटर स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड from rest with uniform acceleration A, the work done by the tension in the string on the block during the first t second। तो पहले ये निकालो बेटा, लिफ्ट u बराबर 0 से नीचे चलना प्रारंभ करता है A एक्सेलरेशन से, तो t टाइम में वो कितना नीचे चला, तो d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से कितना नीचे चला, तो ut का वैल्यू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ एक्सेलरेशन a इंटू टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया इसका बेटा, देखो
हाफ AT स्क्वायर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया। मतलब ये लिफ्ट कितना नीचे चला टी टाइम में, डी का वैल्यू हम लोग को पता चल गया। जब डी का वैल्यू पता चल गया, अच्छा इसमें टेंशन किधर लगेगा बेटा, ऊपर टेंशन लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन ऊपर है, वर्क डन निगेटिव आएगा। तो ऐसे में वर्क डन हो जाएगा टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस कितने डिग्री, 180 डिग्री, तो हो गया माइनस टेंशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। और टेंशन कितना होगा, mg डैश होगा क्योंकि लिफ्ट के अंदर है, सोचते रहो। और g डैश कितना होगा, नीचे आ रहा है ना, तो नीचे आने पे क्या हो जाता है g माइनस ए। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा, हाफ AT स्क्वायर, तो यम अपान 2, अब माइनस को इसके अंदर कर दो तो a माइनस जी इंटू AT स्क्वायर, ये इसका वर्क डन आ गया। बोलो, ये इसका आ गया वर्क डन। ठीक, और मिलाता है आंसर, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। देखो m/2 a माइनस जी AT स्क्वायर, ये ऑप्शन सही है क्योंकि आ रहा है नीचे, टेंशन लग रहा है ऊपर, दोनों 180 डिग्री पर हैं, माइनस लग जाएगा। और टेंशन mg तो होगा नहीं क्योंकि ये लिफ्ट नीचे आ रहा है, तो टेंशन mg डैश होगा, g डैश का स्थान पे g माइनस हो जाएगा, लिफ्ट का केस लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन में मैन डिस्प्लेस ए ब्लॉक ऑफ बाई 5 मीटर, देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये एक रफ सरफेस है ना, रफ सरफेस, और इस पर एक ब्लॉक है, ये बेटा ब्लॉक, रफ सरफेस, म्यू फ्रिक्शन दे दिया है, म्यू अप्लाइंग ए फोर्स 50 न्यूटन, 30 डिग्री पे फोर्स लग रहा है, 37 डिग्री पे जो फोर्स लगाया जा रहा है, कितने न्यूटन का, 50 न्यूटन का फोर्स, कितने डिग्री पे बेटा, 37 डिग्री पे। अब बॉडी जब इधर चलेगा तो डिस्प्लेसमेंट है इसका कितने मीटर, डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, और इधर लगेगा फ्रिक्शन। तो कह रहे हैं कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन पूछ रहे हैं, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पर। तो कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कराने के लिए, फोर्स का कंपोनेंट F cos 37, 50 cos 37, ये हो गया 50, ओके, cos 37 का वैल्यू 4/5, ये आ गया 40 न्यूटन का फोर्स रिस्पॉन्सिबल है इसको आगे बढ़ाने के लिए। अब इसमें फ्रिक्शन नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि तो कह रहा है कि वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स अगर वर्क डन पूछ रहा है तो इसका अगर कंपोनेंट ले लिया, और अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन, तो इसका कंपोनेंट 40 आया, और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और 200 जूल का क्या आ गया, वर्क डन आ गया। अब टोटल वर्क डन पूछता तो हम फ्रिक्शन भी इंक्लूड करते, तो वो तो सब मिला करके 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन केवल अप्लाइड फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है, तो 200 जूल आएगा, जिसमें कि हम केवल 50 न्यूटन यूज करेंगे, लेकिन 50 न्यूटन तो ब्लॉक को आगे बढ़ा नहीं रहा है, उसका कंपोनेंट आगे बढ़ा रहा है, इसलिए इसका कंपोनेंट ले लेंगे, और ये इसका आंसर आ जाएगा 200 जूल, पहला ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है बेटा, ये स्प्रिंग है, सपोर्ट है, ब्लॉक इस पर सस्पेंड है। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज लोवर्ड फ्रॉम द नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग स्लोली बाय एक्सटर्नल एजेंट टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। अच्छा देखो, जैसे इस स्प्रिंग से ब्लॉक अटैच करके सडनली छोड़ दो तो तेजी से नीचे आएगा और वहां चलेगा एनर्जी कंजर्वेशन, और हाथ से पकड़ के धीरे धीरे नीचे लाओ और अंत में इसको इक्विलिब्रियम पे इसे छोड़ दो, इसको बोलता है स्लोली। तो इसके लिए 2 स्टूडेंट ने अपना स्टेटमेंट दिया, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, तो किसका कॉन्सेप्ट सही है, तो देखो सडनली वाले में देखो एनर्जी कंजर्वेशन चलेगा,
और स्लोली वाले में, ग्रेजुअली जिसको बोलते हैं, ग्रेजुअली स्लोली वाले में लास्ट में मिलेगा इक्विलिब्रियम। यहाँ पर आकर के इसका इक्विलिब्रियम मिल जाएगा और इक्विलिब्रियम पे mg नीचे लगेगा और x का अगर एक्सटेंशन क्रिएट हुआ तो ऊपर स्टोरिंग फोर्स kx लग जाएगा और mg किसके बराबर हो जाएगा बेटा, kx के, और यहाँ से जो x आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, mg अपान k आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ स्लोली लिख दिया है, देख रहे हो, आराम से नीचे ला रहे हो जब तक कि इक्विलिब्रियम ना मिल जाए, तो ऐसे में ये रिस्टोरिंग फोर्स से सॉल्व होगा। और स्टूडेंट बी का स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ए ऑप्शन इसमें सही है। और तुम पूछोगे कि ये कब लगेगा, तो ये तब लगता है जब सडनली इसको रिलीज करते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज होता है और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स mg के बराबर करके इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। 22 ये बेटा 22 नंबर क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दिए हैं अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, पोजीशन पूछ रहे हैं इक्विलिब्रियम का, और देखो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम भी पूछ रहे हैं। तो अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स। अगर पोजीशन चाहिए तो हमने बोला था कि भाई इसको डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो कर दो तो आ जाएगा बेटा 2 अल्फा एक्स माइनस बीटा, तो यहाँ से आ गया 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू बीटा, तो वो पोजीशन आ गया एक्स, तो ये पोजीशन x इक्वल टू आ गया बीटा अपान 2 अल्फा। देख रहे हो, इस पे इक्विलिब्रियम मिलेगा बीटा अपान 2 अल्फा पे। तो बीटा अपान 2 अल्फा देखो यहाँ भी है, बीटा अपान 2 अल्फा यहाँ भी है, ये दोनों गलत है। अब स्टेबल है कि अनस्टेबल, इसके लिए सेकंड इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। d2u बाई dx स्क्वायर, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 अल्फा आ जाएगा, x का डिफरेंस 1 0, तो क्या आ गया देखो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव इंडिकेट कर रहा है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, मिनिमम। अब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम किसके लिए होता है बताओ, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए होता है। ओके, तो स्टेबल होगा, बीटा अपान 2 अल्फा पे इक्विलिब्रियम मिलेगा, तो इस हिसाब से देखो स्टेबल बीटा अपान 2 अल्फा, ये ऑप्शन सही है। ओके बेटा, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 23 पर, क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। पावर अप्लाइड बाय द पार्टिकल, ओ पावर दिया है देख लो, 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2 वाट का पावर दिया है t सेकंड में। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बीच चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो तुम पावर को लिख दो बेटा फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही तो होता है पावर का फॉर्मूला, 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2। ओके, और यहाँ से फोर्स को लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2, 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2, 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2। अब यह आ गया m इंटू वी, और एक्सेलरेशन को क्या लिख दें, dv अपान dt इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2। एक बार और देख लें, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, तो 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2 सही है। ओके, अब यहाँ से आप देखो m इंटू वी dv इज इक्वल टू 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2, ये आ गया इधर dt। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर लो, देखो इंटीग्रेट v dv, इधर इंटीग्रेट 4t क्यूब माइनस 5t प्लस 2 dt। अब कहाँ से कहाँ तक लिमिट को दे रहे हैं देख लो, लिमिट 2 सेकंड से 4 सेकंड। ओके, यहाँ लिख दो 2 सेकंड से लेके कहाँ कितना 4 सेकंड, ये आ गया m, और v का इंटीग्रेशन कितना आ गया,
वी स्क्वायर बाई 2, ये आ गया 4 टी पावर 4 अपान 4 माइनस 5 टी का हो गया टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2t 2 से लेके 4 सेकेंड। अब देखो ना, अब t बराबर 2 सेकेंड पे इनिशियल वेलोसिटी u रहा होगा, तो 4 सेकेंड पे फाइनल वेलोसिटी v रहा होगा। लिमिट अप्लाई कर दो, हाफ m बाहर आ गया, है ना। देखो हाफ m बाहर आ गया और लिमिट अप्लाई कर दो तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, देखो यही तो आ गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इधर लिमिट अप्लाई करोगे इस पर, तो जहाँ ये 4 कट गया, तो 4 पावर 4 है ना, 4 पावर 4 अपर लिमिट, 4 पावर 4 माइनस 5 अपान 2 4 का स्क्वायर, 5 अपान 2 4 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4 माइनस लोअर लिमिट लगाओ, जहाँ t है वहाँ 2 लिखो, तो 2 पावर 4 हो जाएगा, 2 पावर 4, ओके। और माइनस चूंकि है, फिर माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, 5 अपान 2 2 का स्क्वायर प्लस 5 अपान 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके। और फिर यहाँ 2 इंटू प्लस का माइनस हो जाएगा, चूंकि लिमिट लगाते हैं तो लोअर लिमिट में माइनस चलता है ना, तो माइनस ही हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू 2, तो माइनस 2 इंटू 2। और ये देखो ना, हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यहाँ से आ गया बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये आ गया 16 इंटू 16, ये बेटा आ गया 16, 2 से कट गया, 5 इंटू 8 40 प्लस 8 माइनस 16 प्लस ये 4 आ गया, तो ये आ गया 20, अब माइनस कितना आ गया 4, तो ये आ गया बेटा 256 माइनस 40, और ये आ गया प्लस 28, और ये आ गया माइनस 20 प्लस 20, ये कट गया, और ये आ गया बेटा 256 माइनस, ये इसको माइनस कर लो, तो माइनस 40 प्लस 28 नहीं आएगा बेटा, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 16 और माइनस 4 20 प्लस 20 कट गया, तो यहाँ से केवल 8 बचा ना, हाँ केवल 8 बचा, केवल 8। तो ये आ गया 256 और माइनस 32, तो इसमें से 30 माइनस कर दो तो 226 आ गया, है ना। अब माइनस 2 आ गया भाई, 250 में से 30 माइनस कर दो तो 226 बचा, और ये देखो 224 आ गया, 224 क्या आंसर दिया है, बड़ा लेंथी इसका सलूशन चला गया, 224 आ रहा है, आंसर दे रहा है 214 आंसर दे रहा है बेटा। थोड़ा इसको आप लोग मिला लेना, बड़ा लेंथी कैलकुलेशन इसका जा रहा है, ठीक है। प्रोसेस हमने बता दिया, ये 214 जूल दे रहा है। अब थोड़ा आप लोग देख लेना कहाँ मिस्टेक हो रहा है, फिर हमको बताना, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 24, a body of mass m starting from rest from origin moves along x-axis with constant power p। देख रहे हो, पावर कांस्टेंट दिया है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो एक्स वी पर कैसे डिपेंड है, पावर को p रहने दो,
फोर्स को लिख दो मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वी, तो ये आ गया पावर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लिख दो dv अपान dt, तो ये आ गया मास इंटू वेलोसिटी और यहाँ से v और x का रिलेशन चाहिए तो चेन रूल लगा दो और लिख दो dv बाई dx इंटू लिख दो बेटा dx अपान dt, चेन रूल लगा दो। ओके, तो p को p आप रहने दो, तो p रहने दो, इज इक्वल टू मास और देखो dx अपान dt इज वेलोसिटी, है ना, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी मिलके हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर और ये हो गया बेटा dv अपान dx, तो ये आ गया m v स्क्वायर dv इजकल टू p इज कांस्टेंट, p पावर कांस्टेंट इंटू dx। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो तो मास अब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन v क्यूब बाई 3 इजकल टू p इंटू एक्स m 3 और p कांस्टेंट है तो v क्यूब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v क्यूब। देखो आंसर में चूंकि t कहीं नहीं है इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे चेन रूल लगाना पड़ा, dx से मल्टीप्लाई dx से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 25, यह 25 नंबर क्वेश्चन, ए पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर, 2 मीटर का ये लेंथ है। ओके बेटा, यहाँ से इसको रिलीज किया जा रहा है u बराबर 0 से, व्हेन इट रीचेस टू q, जब q पे ये पहुँच रहा है, ऐसे देखो जब q पे ये पहुँच रहा है तो इसकी वेलोसिटी पूछ रहा है और 10% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस द वेलोसिटी एट q, यहाँ वेलोसिटी बताना है लेकिन 10% एनर्जी लॉस हो जा रहा है। अच्छा, अगर एनर्जी लॉस नहीं होता तो तुम क्या कहते, यहाँ कांटिंग एनर्जी 0 है, पोर्शन एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, कांटिंग एनर्जी में, तो तुम पोर्शन एनर्जी भाई यहाँ से अगर तुम हाइट देखो तो कितना मीटर ऊपर है, 2 मीटर, तो जितनी पोर्शन एनर्जी है उसका 10% लॉस करा दो और जो बचा उसको कांटिंग एनर्जी में कन्वर्ट करा दो। बोलो, तो mgh माइनस mgh का 10% बराबर हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर। अब तो ये भी कह सकते हो कि 10% लॉस हो गया mgh का, तो mgh का 90% ही तो बचा, ये सबसे बल्कि सही है। देखो mgh का 10% लॉस हो गया तो कितने परसेंट बचा, mgh का 90% ही कन्वर्ट हो रहा है कांटिंग एनर्जी में, हाफ mv स्क्वायर में, मास से मास कट गया। तो ये आ गया बेटा g इंटू एच और 90% का मतलब 90 अपान 100 इज इक्वल टू हाफ इंटू वी स्क्वायर। ये 0 से 0 कट गया, g का वैल्यू 10 रख दो, h दिया है 2 मीटर, देखो ये 2 मीटर है तो h के स्थान पे 2 मीटर रख दो इंटू 9 अपान 10 रख दो बराबर वी स्क्वायर बाई 2 पुट कर दो। ओके, 10 से 10 कट गया और वी स्क्वायर बराबर आ गया 4 इंटू 9, ये 2 उधर चला गया तो v बराबर आ गया √4 इंटू 9 बराबर 2 इंटू 3, यानी q पॉइंट पे उसका जो स्पीड है वो कितना है, 6 मीटर पर सेकंड स्पीड है बेटा। ये देखो 6 मीटर पर सेकंड। 26 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी देखो पोटेंशियल एनर्जी दिया है, पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन और टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे दिया है 36 जूल। अब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो बेटा टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिया है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जब मैक्सिमम कहोगे तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम कहना ही पड़ेगा, यानी मिनिमम परसेंटेज आप निकाल के यहाँ रख दो, काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। तो मिनिमम परसेंटेज कैसे निकालोगे, इस फंक्शन से, है ना। तो u बराबर देखो 20 + x - 2 का होल स्क्वायर
पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 20 प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये दिया है ना, हाँ 20 प्लस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप क्या करो, डी बाई डी एक्स फाइंड कर लो, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया और ये बच गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ भी लगा दो डी बाई डी एक्स, इसका 0 हो गया तो ये हो गया डी बाई डी एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। और मिनिमा के लिए देखो ये क्या चाहिए, मिनिमम चाहिए, तो मिनिमा के लिए भी डी बाई डी एक्स क्या होता है, 0 होता है कि नहीं बताओ, तो इसको 0 कर दो, इधर डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x, 4 का 0 माइनस 4, तो 2x इज इक्वल टू 4, x बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस तरह से मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर देखना है तो x का वैल्यू यहाँ 2 रख दो, तो ये 0 हो गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गया बेटा 20 जूल, तो यही वैल्यू अब यहाँ पर रख दो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी दिए हुए हैं 36 जूल, देखो 36 यहाँ रख दो, तो आ गया बेटा 36। काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए और पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू आ गया 20, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का मैक्सिमम वैल्यू आ गया 36 माइनस 20 बराबर 16 जूल, ये 16 जूल आ गया। ओके, क्वेश्चन 27, यहाँ देख रहे हो कि वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, सर्कुलर पाथ में बॉडी मोशन कर रहा है, वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, 1 मीटर का रेडियस है, 1 kg का मास है, तो पावर डिलीवर्ड t बराबर 1 सेकेंड पे पावर डिलीवर्ड पूछ रहा है, तो तुम कहोगे कि पावर डिलीवर्ड 0 होगा, अरे बेटा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पावर डिलीवर्ड 0 होता है, ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस r है, अब वेलोसिटी देखो टाइम का फंक्शन है, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, देखो 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर, मतलब इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है, जो न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे में ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, NUCM है, तो NUCM है तो इधर एक टेंजेंशियल फोर्स लगेगा, बॉडी का मास m दिया है, इधर वेलोसिटी बनेगा, तो बताओ पावर किसके द्वारा डेवलप होगा, टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा। तो ऐसे में क्या करो, पावर तुम फाइंड कर लो, पावर इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स इनटू टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू वेलोसिटी, तो हो जाएगा मास और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा बेटा dv अपॉन dt इंटू वेलोसिटी, और dv अपॉन dt का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, dv अपॉन dt निकालो ना, देखो 60 आ जाएगा, यहाँ लिख दो 60 इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ से आ गया बेटा मास इंटू 60 और वेलोसिटी का वैल्यू रख दो 3t स्क्वायर। अब मास देखो कितना दिया है क्वेश्चन में, मास दिया है 1 kg, रेडियस दिया है 1 मीटर, तो यहाँ रख दो 1 kg इंटू 6 इंटू 3 इंटू t क्यूब, और कितने सेकंड में पूछ रहा है 1 सेकंड पर, 1 सेकंड पर, तो यहाँ रख दो 6 इंटू 3 इंटू 1 का क्यूब इज इक्वल टू 18 वाट का पावर डेवलप होगा, ठीक है ना, 18 वाट ये दिया है, देखो 18 वाट। और कुछ स्टूडेंट 0 पर टिक लगा दिए होंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ना, ये वेलोसिटी फंक्शन इज 3t स्क्वायर, यानी इसका जो स्पीड है वो टाइम का फंक्शन है, स्पीड जब टाइम का फंक्शन होगा तो ऐसे में जो पावर होगा वो टेंजेंशियल फोर्स के द्वारा निकालना होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो आंसर 0 आ जाता है, क्वेश्चन से ही पहचान में आ जा रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। ओके बेटा,
ये भी देखो 28 भी, जिसमें कह रहा है कि बॉडी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। देखो बॉडी कर रहा है सर्कुलर मोशन, रेडियस इसका कितना है r, स्पीड किसी समय v दिया है कितना 60 मीटर पर सेकेंड, रेडियस 1200 मीटर। तो यहाँ से आप निकाल लो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v²/r। v का वैल्यू रख दो 60 इंटू 60 चूँकि स्क्वायर है, r का वैल्यू रख दो बेटा 1200। ओके, तो ये 00 से 00 कट गया, ये कट गया, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आ गया। और कह रहा है कि इसकी जो स्पीड है वह देखो इस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से स्पीड बढ़ रहा है। तो कौन स्पीड बढ़ा रहा होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितने का है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का है। तो इधर लगेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर लगेगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, दोनों का रिजल्टेंट लेना होगा। और यही एक्सेलरेशन देखो ये तुमसे पूछ रहा है, देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन। कहीं ये नहीं लिख रहा है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो हो जाएगा रूट ओवर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐन मौके पे ध्यान ना आने वाला क्वेश्चन। कहीं ना नॉन यूनिफॉर्म लिखा है ना कहीं कह रहा है नेट एक्सेलरेशन निकाल लो, कॉन्सेप्ट की बात है। एक सेंट्रीपेटल लग रहा है, एक टेंजेंशियल लग रहा है, दोनों का क्या निकालना होगा, रिजल्टेंट। तो 29 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, ए रोड इज बैंक्ड एट एंगल 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फॉर नेगोशिएटिंग ए कर्व ऑफ रेडियस 10√3 मीटर, एट व्हाट वेलोसिटी विल द कार एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन व्हाइल नेगोशिएटिंग द कर्व। तो वेलोसिटी पूछ रहा है, तो भाई जब बैंकिंग एंगल दिया रहता है तो क्या फॉर्मूला लगता है, सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है बेटा, tan थीटा बराबर v²/rg। इसमें वर्क और एनर्जी सर्कुलर मोशन दो टॉपिक का टेस्ट हुआ था, तो लगा दो tan कितने डिग्री 30 डिग्री बराबर v²/rg। तो v² इज इक्वल टू rg इंटू tan 30, r रख दो 10√3, g का वैल्यू 10, tan 30 इज 1/√3, √3 कट गया बराबर 100 आ गया। तो v आ गया √100, √100 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 10 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया 2 इक्वल टू 36 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड उस रोड पर होगी जिसकी बैंकिंग एंगल 30 डिग्री दिया है। बैंकिंग एंगल 36 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, कीपिंग द एंगल ऑफ बैंकिंग अनचेंज्ड। बैंकिंग एंगल चेंज नहीं कर रहे हैं लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर को 4 गुना कर दे रहे हैं। तो मैक्सिमम स्पीड जो उस पर है, मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड कितने % बढ़ाया जा सकता है। तो लगा दो फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg, v² इज इक्वल टू rg इंटू tan थीटा, है ना, tan थीटा कांस्टेंट है। तो v² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, r, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ गया, r पावर 1/2। बोलो, अब रेडियस को कितने टाइम्स बढ़ा रहा है, 4 गुना बढ़ा रहा है। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा इक्वेशन बना लो, v डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको कर दो 4r पावर 1/2, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो, तो सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो v डैश अपान v इज इक्वल टू 4r अपान r पावर 1/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2। तो v डैश अपान v इज इक्वल टू 2
v डैश अपान v -1 कर दो, 2 - 1 = 1 आ गया। इस तरह से v डैश माइनस v अपान v बराबर 1 आ गया। तो वेलोसिटी में इंक्रीमेंट डेल्टा v अपान v इज इक्वल टू 1। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 100 से दोनों साइड में क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा डेल्टा v अपान v इंटू 100, इधर 1 है, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने परसेंट, यानी 100%। देख लो 100% उसका स्पीड क्या होगा, आप बढ़ा सकते हो। 100% स्पीड बढ़ाना मतलब स्पीड को डबल कर सकते हो अगर रेडियस का कर्वेचर को 4 गुना बढ़ा दिया जाए। तो इस हिसाब से इसमें आंसर देखो दिया है कितने परसेंट, 100%। तो ये 28 नंबर क्वेश्चन से शुरू हो गया है सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन। उधर किसका क्वेश्चन था, वर्क और एनर्जी का। तो आगे सब सर्कुलर मोशन के ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो टेस्ट हुआ था अभी 1 दिसंबर को, 8वां टेस्ट गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज का, इसमें 45 क्वेश्चन में वर्क और एनर्जी सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन थे। 30 क्वेश्चन हमने सॉल्व करा दिया। अब एक और वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें 15 क्वेश्चन और सॉल्व करा देंगे। जो भी आपके क्वेश्चंस मिस्टेक हुए हों, आई होप क्वेश्चन बहुत कम मिस्टेक हुए होंगे, लेकिन जो ही 2-4 क्वेश्चन मिस्टेक हुए हों उसका सोल्यूशन आप ज़रूर देखिए, उसके एनालिसिस कर लीजिए, जिससे कि आप इसको सीख जाएँ। ठीक है, जल्द ही अगले टेस्ट का सिलेबस, डेट और टाइमिंग्स और इन्फॉर्मेशन हम दे देंगे, जैसे अगले टेस्ट की आप लोग तैयारी शुरू करते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद।